टीएनसी का मुझे उस टाइम पे नहीं मालूम था। तो मेरी एक सीनियर दी थी, तो उन्होंने मुझे टीएनसी सजेस्ट किया। तो वो बोली कि तू जितना भी हो गया तू कर लिया, अब तू टीएनसी में टेस्ट सीरीज दे, जितना दे सकते उतना दे दे। तो नॉट एट में मैं, तो लास्ट में मैं थोड़ा सा ऐसे डिप्रेशन टाइप में जाने लगी ना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश कुमार और आज हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़ा हुआ है जिसकी नोट सेट के अंदर एक बहुत ही अच्छी रैंक है 266। और इस बच्चे से हम जानेंगे उस स्ट्रगल के बारे में कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि वो बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं बट उनको जो सीट है वो नहीं मिल पाती है। तो शिखा भी उनका एक बहुत ही अच्छा जो एग्जाम्पल है। तो आज हम वो सब स्ट्रेटजीज जानेंगे कि बिल्कुल करीब पहुंचने के बाद में बार बार जब फेलियर आता है तो फिर कैसे हम इतनी अच्छी जो रैंक है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो शिखा, बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप एक शॉर्ट जो इंट्रोडक्शन है वो आप अपने बारे में दें। हेलो, मेरा नाम है शिखा सिंह और मैं यूपी में एक छोटे जिला पड़ता है एटा, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मेरे पिताजी हैं वो सीआरपीएफ में एसआई हैं। मेरी मदर है वो होम मेकर है, पूरा घर बस वही संभालती है। और हम चार भाई बहन हैं। ओके। इसके अलावा शिखा, आप अपने जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है कैसे आपने मतलब प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की और कैसे आप अब नोट सेट में 266 रैंक तक पहुंचे, मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को उसके बारे में भी बताएं। सर 2018 से लेकर 2021 तक मैंने जीएनएम किया था। तो कोरोना के कारण थोड़ा सा आगे हो गया था। 2022 में मेरा रजिस्ट्रेशन आया। 2022 से लेकर 2024 तक मैंने पोस्ट पीएचडी किया। तो उसको मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। अभी जिस जॉब में उसका प्रिपरेशन 2023 में ये वैकेंसी आई थी यूपीपीएससी की। तो अभी फिर इसका तैयारी कर रही थी मैं कंटिन्यू। इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने नॉर्सेट का मैंने तैयारी करना मतलब पहले जो मैंने नॉर्सेट एट था वो दिया था। वो मैंने कोशिश किया था मतलब कि देखने के लिए कि मैं कहाँ स्टैंड करके करनी है और मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे साथ में क्या हुआ था कि टीएनसी का मुझे उस टाइम पे नहीं मालूम था। तो मेरी एक सीनियर दी थी, तो उन्होंने मुझे टीएनसी सजेस्ट किया। तो वो बोली कि तू जितना भी हो गया तू कर लिया, अब तू टीएनसी में टेस्ट सीरीज दे, जितना दे सकते उतना दे दे। तो नॉट एट में मैंने 2025 था ना, 2025 आई थिंक, 2024 में कंफ्यूज हो रही हूँ। तो तब मैंने स्टार्ट किया देना। तो मेरा जो पहला टीएनसी के टेस्ट सीरीज में वो 10 था, कुछ 20,000 में से ऐसे था। तो वहां से मैंने वहां से स्टार्ट किया, जो कि अभी आकर के टू सिक्स का भी मेरा रैंक आया ऐसे। ओके। तो मैं सिखा जानना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं उनका भी यही क्वेश्चन होता है कि कई बार जो बच्चे हैं वो जैसे कि आपने बताया कि पहले नोट सेट के अंदर आपकी 6000 रैंक आई थी एंड इसके बाद में आपकी 5600 जो रैंक है वो आई थी। जो नोट सेट 9 था उसमें, नोट सेट 8 में 6000 रैंक आई है एंड अब नोट सेट जो 10 है उसमें आपकी 266 रैंक आई है। तो आपने अपने अंदर ऐसे क्या चेंजेस किए, क्या किया इस नोट सेट के अंदर अलग आपने, जो आपकी जो रैंक है वो आपने इतनी अच्छी जो रैंक है वो प्राप्त की, जो कि आप बिल्कुल पास पहुंच के भी आपको सीट नहीं मिल पा रही थी और अब आपकी जो 266 रैंक आई है। तो मैं वो डिफरेंसेस जानना चाहता हूँ जो डिफरेंसेस आप अपने अंदर लेकर आए पिछले नोट सेट में और इस नोट पिछले नोट सेट से और इस नोट सेट के अंदर। सर, क्या हुआ था कि मेरे पास थोड़ा सा कम डाटा था। मेरे पास जो मेरे पुराने नोट्स थे मैं उनको पढ़ के गई थी। जो न्यू चीजें आई थी मैंने उन पे ज्यादा फोकस नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम था ही नहीं। तो मेरे पुराने नोट्स को पढ़ के गई थी मैं। उसमें नोट से टाइम में क्या हुआ, उसमें तो एसक्यू तो पढ़ा था, लेकिन उतना मैंने डीप में नहीं पढ़ा था उसको। और मैं टीएनसी टेस्ट में दे रही थी, उधर भी मेरा 5,000 का निकाला उस टाइम पेपर में। तो फिर उसके बाद में नॉट एट नाइन में शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो भी मैंने इस बार रिवाइज किए। इस बार फिर मैंने रिपीट किया, अपनी थ्योरी पढ़ी। पीरियड ट्रिप को मैंने, मेरा पीरियड थोड़ा सा बेकार था, पीरियड ट्रिप को मैंने अच्छा किया। मेरा साइकिल बेकार था, मैंने उसको अच्छा किया। वो जो मेरे सब्जेक्ट्स थे जो मेरे खराब थे नॉट एट नाइन में, जो जिनकी वजह से थी, उन पे मैंने इस बार कवर किया। और लगा था मैंने इस बार मतलब बहुत कम छोड़ी है और वैसे छोड़ी नहीं है।
बीच में भी छूट गई तो क्या डेली इससे पहले क्या होता था मुझसे कि मेरा सब पेपर कभी-कभार छूट जाता था कि चलो ठीक है, फ्री। फिर समझ में आया कि अपनी टारगेट तो मेंस है, मेंस देना है, तो इस बार मैंने मेंस एक भी पेपर नहीं छोड़ा, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा। बहुत अच्छी बात बताई शिखा ने। दो चीज़ें हम शिखा से सीख सकते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सेल्फ एनालिसिस है। आपको कोई भी नहीं बता सकता कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत है। कई बार बच्चे मुझे मैसेज भेजते हैं कि सर मैं क्या पढ़ूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँ। तो मैं क्या, कोई भी ऐसा टीचर है, कोई भी टीचर हो, कभी भी ये नहीं बता पाएगा कि आपकी क्या चीज़ आपकी वीकनेस है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप जो सेल्फ जो एनालिसिस है वो ज़रूर करो। आप अपनी जो मिस्टेक्स है वो ढूंढो। जैसे कि शिखा ने बताया कि मेरा पीडियाट्रिक जो है वो वीक था, तो आप भी अपना जो सब्जेक्ट है वो ढूंढो कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट जो है वो जो मेरा वीक है, जिसमें मुझे काम करने की नीड है। तो आप उसके ऊपर अच्छे से काम करो। दूसरी चीज़ शिखा ने बताया कि सिर्फ आप प्री का जो प्रिपरेशन है वो मत करो, साथ में आपको मेंस की जो प्रिपरेशन है वो भी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि प्री जस्ट एक क्वालिफाई एग्जाम है, उसमें रैंक का कोई लेना देना नहीं है। मेन जो एग्जाम है हमारा वो मेंस का ही एग्जाम है, तो आप उसी के लिए आप प्रिपेयर रहो। तो आप हमेशा जो टेस्ट है उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आप प्री का ही टेस्ट दो, साथ में जो मेंस के जो भी जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट भी आपको साथ के साथ में देने चाहिए। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो हम भी सिखा से हम जान सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि सिखा आप बुक्स के बारे में बताएं कि आपने कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ी हैं। सर मैंने पीआर यादव पढ़ी। पीआर यादव मैंने काफी टाइम से लगा रखी थी, तो नॉर्थ से टाइम तक मैंने पीआर यादव पढ़ी थी। अब पीआर यादव इतना हो चुका था तो मैं एग्जॉस्ट हो गई थी उससे, पीआर यादव से, तो फिर मैंने अब की बार पीआर यादव को हटा करके मिल्टन हाई की जो पीवाईक्यू वाली जो बुक है, नॉर्थ सेट के लिए पीवाईक्यू वाली बुक है, उसको मैंने 3 बार किया था। और अपनी एंट्रेंस की भी मोस्टली मैंने कभी नहीं कर पाई। तो मेरी ये 2 मेजर बुक थी जो मैंने कंप्लीट करी। ओके। नेक्स्ट चीज़ मैं जानना चाहूँगा बुक के अलावा कि आपकी रिवीजन जो स्ट्रेटजीज हैं वो कैसे रहती थी, आप कैसे रिवीजन करते थे, आप रिवाइज अपने नोट्स को, या जो टेस्ट के बाद में आपने मिस्टेक बुक बनाई होगी तो उनको आप रिवाइज कैसे करते थे, डेली करते थे या वीकली मंथली, कैसे करते थे आप रिवाइज? सारे सब्जेक्ट्स के छोटे-छोटे से नोट्स बनाए थे। तो मैं डायरेक्टली कॉपी में ना घुस के मैं उन नोट्सों को रिवाइज़ किया करती थी। मैंने उन नोट्सों को बार-बार जाकर रिवाइज़ किया है। बार-बार इन द सेंस 1 हफ्ते में 3 सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर लिया, फिर अगले हफ्ते में दूसरे 3 सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर लिया, ऐसे करके मैं रिवाइज़ किया करती थी। और जो भी टीएनसी पे टेस्ट सीरीज़ देती थी, उसकी मैंने एक मैजिक बुक बनाई थी जो कि मिस्टेक बुक बोलते हैं, और उसको मैं रिवाइज़ करती थी। जैसे आज मैंने टेस्ट दिया, तो मैंने आज उसकी कोशिश करी ना कि मैं कल नेक्स्ट टेस्ट में तो सबसे पहले उसको पढ़ लूँगी, फिर टेस्ट दूँगी। फिर तीसरे दिन जब मैं टेस्ट दूँगी तो पहले वाले का मैं रिवाइज़ करूँगी, तब मैं दूँगी टेस्ट पेपर। ऐसे करके मैं रिवाइज़ करती थी, फिर इकट्ठा हो जाती थी, फिर ऐसे वीकली, मंथली ऐसे चलते थे फिर। मैं हमेशा बच्चों को भी अक्सर ये कहता रहता हूँ कि अगर आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं तो आप पढ़ाई करना छोड़ दें, कोई फ़ायदा नहीं है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन जो है वो ही आपकी सक्सेस की है। तो रिवीजन आप ज़रूर करें। आप पढ़ते हो, चाहे आप एक एक बुक बना लें जिसमें आप ये लिखें कि ये पढ़ा है, ये मैंने रिवाइज किया है या नहीं किया है, बहुत ज़रूरी है बच्चों। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन, अगर रिवीजन नहीं है तो सिलेक्शन भी नहीं हो सकता। आप चाहे कितना भी पढ़ लो, पीछे का अगर आप भूलते जाओगे तो कोई फ़ायदा आपका नहीं रहेगा। नेक्स्ट थिंग, मैं आपसे सोशल मीडिया के बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या आप सोशल मीडिया आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान यूज किया, कम किया, क्या किया? तो थी इंस्टाग्राम पे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं रील्स देखती थी, इसमें सिर्फ एम्स देखती थी मैं। और मैं सिर्फ वही देखती थी कि एम्स वाली सामने कि हाँ, मैं भी यहाँ खड़ी होंगी, यहाँ पर कोई मोटिवेशनल वीडियोज़ ज़्यादा, लेकिन हाँ, मैं इंस्टाग्राम चलाती थी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो न्यू-न्यू अपडेट्स भी डालते हैं। मैंने बहुत सारे न्यू अपडेट्स वहाँ से पढ़े हैं, मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें वहाँ से सीखी हैं, तो मेरे को बेस्ट लगता है। हाँ, मैं बच्चों को मैं अक्सर यही कहता हूँ क्या तो यूज़ मत करो, और यूज़ करो तो आपको कंट्रोल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अनकंट्रोल होकर 2-2 घंटे 3-3 घंटे रील देख रहे हो, ऐसा कर रहे हो। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने मोटिवेशन के रूप में उसको यूज़ किया कि कुछ रील्स जब आप देखते थे तो आपको मोटिवेट करती थी पढ़ने के लिए, एंड कुछ चीज़ें आपने जो अपडेट्स हैं, जो नॉलेज है उसके लिए यूज़ किया। तो ये एक बेटर वे होता है, तरीका होता है पढ़ने का। नेक्स्ट, मैं आपका जो शेड्यूल है, डेली शेड्यूल, वो जानना चाहता हूँ कि आपने प्रिपरेशन के दौरान आप कैसे पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे?
सर इससे एग्जैक्ट गिनती नहीं बता सकती क्योंकि एवरेज। मैं उसी में रहती थी, मैं अपनी खाई हुई थाली भी नहीं हटाती, वो तो मेरी मम्मी हटाती थी। अभी एवरेज में कैसे बताऊं, ऐसे में तो लेट उठने वाली बच्ची हूँ, तो मैं 8 बजे उठ के ऐसे जल्दी जल्दी नहा धो के 9 बजे मैं पहला टेस्ट देती थी। जो प्री का टेस्ट था वो मैं 9 बजे देती थी। फिर 9 बजे उसको देने के बाद में उसका एनालिसिस वगैरह करके मेरा पूरा दिन चला जाता था लाइब्रेरी में। शाम को 7 बजे अपने घर आती थी, फिर खाना पीना खा के फिर पढ़ने लग जाती थी। हालांकि किसी को ऐसे पेट भी लग सकता है, मैं पढ़ाई करती थी और रात में मतलब 3 से 4 घंटे मेरा सोना हो जाता। ओके डियर। नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि बच्चे जानना चाहते। ओके। नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगा कि बच्चे जानना चाहते हैं आपसे कि आपके जो प्री और जो मेंस के जो मार्क्स हैं वो कितने आए हैं एंड कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं अबाउट। यस सर, मैं प्री में मैंने प्री में 63 क्वेश्चन सही थे, 15 क्वेश्चन रूम थे और 22 में ब्लैंक छोड़ के आई थी, क्योंकि प्री सच में बहुत टफ पेपर था मेरे अकॉर्डिंग। और जो नॉन नर्सिंग था वो तो उससे ही ज्यादा मेरे को टफ लगा। तो उसमें तो सिर्फ मैं 12 क्वेश्चन करके आई थी बस। तो ऐसा मेरा नाम और मेंस में। सर, 153 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उसमें से मेरे 131 मेरे आंसर सही हैं, उसमें से 22 आंसर मेरे रॉन्ग हैं और 7 में ब्लैंक छोड़ के आई थी, जिसमें मेरी 77% 77% है। ओके। नेक्स्ट थिंग मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो नेगेटिव जो मार्किंग है बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव जो मार्किंग है उसको कंट्रोल कैसे करें, आपकी क्या स्ट्रेटजीज रही हैं इसमें। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन इसके सिवा कुछ नहीं है। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। मैंने भी ऐसे किया, मेरे भी स्टार्टिंग में 40 नेगेटिव होते थे, 40 नेगेटिव से लेकर के मैंने 12 नेगेटिव, 13 नेगेटिव और 7 नेगेटिव तक का सफर तय किया है मैंने भी ऐसे। ओके। तो यही है कि प्रैक्टिस जो है वो मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड वुमन ऑल्सो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रैक्टिस है वही हमें परफेक्ट बनाती है, तो वही एक तरीका हो सकता है कि आप परफेक्ट बनोगे। नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं माइनर सब्जेक्ट के बारे में भी जानना चाहता हूँ। मेजर 6 सब्जेक्ट जो होते हैं वो हर बच्चे को पढ़ना ही पड़ता है, उनके बिना तो चलो सिलेक्शन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, जिसमें हमारा पीड्स हो गया, साइकेट्रिक हो, बीजी, सीएचएन, फंडामेंटल एंड एमएसएन हो गया। इसके अलावा कुछ माइनर सब्जेक्ट्स भी हैं, तो आपकी माइनर सब्जेक्ट्स जैसे कि रिसर्च हो गया, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे जो सब्जेक्ट्स है, फॉरेंसिक मेडिसिन हो गया, तो इनके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजीज रही। सर रिसर्च के लिए मैंने नोट टाइम में आपकी क्लासेस देखी थी सारी, जो रिसर्च की आपने डाल रखी थी, कुछ लगभग ऐसे याद नहीं नंबर पे, लेकिन आपके में सारी क्लासेस देखी थी, तो मैंने उन्हीं नोट को रिवीजन किया था इस बारी। और इस बारी सच में मैं सोच के आई थी ना कि रिसर्च बेकार है, मैं छोड़ के आऊंगी, लेकिन रिसर्च में कर के आई। मतलब मेरे को आ नहीं रहा था, मैंने जस्ट ऑप्शन को एलिमिनेट किया और एलिमिनेट करके जो मेरे को सही लगा मैं लगा के आ गई, और वो रिजल्ट भी सही भी निकला बाद में, बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत अच्छी बात तो है। हाँ, नहीं तो मैं कह रहा हूँ आपको वाले भी थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं देकर आपने थोड़ा जो टाइम है इन माइनर सब्जेक्ट के ऊपर दिया है। अब मैं लास्ट में ये चाहूँगा कि आप बच्चों को कुछ ऐसे 4 से 5 पॉइंट्स ऐसे बताओ कि जिनसे वो भी एक अच्छी रैंक प्राप्त कर सकें। सर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन तो मस्ट है, रिवीजन तो भूलना ही नहीं। और आपको अपनी कमी पकड़नी है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट वीक है आपका, वो आपको पता चल जाएगा टेस्ट देते देते पता चल जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में आप ज्यादा मार्क आते हो। तो ये है, और अच्छे से रिवीजन। ओके डियर। अब लास्ट में मैं आपको खुद के लिए भी टाइम देना चाहूँगा कि आप जो भी चीज़ डेडिकेट करना चाहते हो, आपने जैसे कि स्टार्टिंग में भी मुझे बताया था, तो यू कैन। सर सबसे पहले तो आपको थैंक यू। मैं मेन से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। प्री से पहले 15 दिन, जस्ट 15 दिन पहले मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी। मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वही डेली का जाना, वही सेल्फ डाउट होना कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा टॉपर कितना बढ़ रहा है, जो AIR फर्स्ट है वो कितना बढ़ रहा होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या कैसे होगा, कुछ नहीं समझ में आता। तो जस्ट 15 दिन पहले क्या हुआ, मैं मम्मी को जाके बोली, मैं तो मम्मी मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मम्मी ने मेरी बहुत प्यार
सिर्फ एक लाइन बोली, बेटा ये तेरा लास्ट नॉट सेट है, और रियल हो गया, ये लास्ट नॉट सेट निकला। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ज्वाइनिंग था यूपीपीएससी का। तो ज्वाइनिंग के बाद में मेरे को थोड़ा सा समय लग गया, प्री और मेंस में थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं दे पाई मैं पढ़ने को। मैं 5 दिन 5 दिन मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाई, जो भी कर पाई। तो लास्ट में मैं थोड़ा सा ऐसे डिप्रेशन ट्रैक में जाने लगी ना, तो मैं आपको मैसेज किया था सर इंस्टाग्राम पर। मैंने 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 आपका नंबर तो मिल पाया, तो मैंने क्या किया, मैंने आपको अपना नंबर दे दिया कि आप मुझे कॉल कर लेना। तो मैं वही लड़की हूँ सर जिसको आपने कॉल किया था एक दिन पहले, मेरे से पहले, जब मैं रेलवे स्टेशन पर बैठी थी। तो उस टाइम के लिए आपके लिए बहुत मतलब आपका बहुत बड़ा रोल है मेरे सिलेक्शन में। क्योंकि सर मैं कुछ और माइंड सेट लेके जा रही थी मेरे पे, और आपने मेरा एंड टाइम पे माइंड सेट चेंज कर दिया, और उसकी वजह से आप मेरे इतने अच्छे मेरी ज्ञान हो गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो एक तो चालीस वाली थी। तो एक तो आपने मेरे को बोला कि बेटा 140 क्वेश्चन तो तुम भूल ही जाओ। तो मैं उस टाइम पे सोच रही थी कि कैसे अपना मैं नंबर बढ़ाऊंगी, कैसे मैं करूँगी। तो आपने मुझे संसार कर दिया, बेटा जहाँ दो तुमको आ रहे हो, जहाँ दो में डाउट हो रहा है वो आपको करके आना है, 110% करके आना है। तो मैंने वही स्ट्रेटेजी वहां फॉलो करी, और बस करके आ गई फिर मैं 153 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। एक आप लास्ट में कुछ पोइम भी सुनाना चाहते थे आई थिंक, तो यू कैन गो फॉर। ये कुछ लाइन है उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मेरे को थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया है, थोड़ा सा मोटिवेट भी किया है। और उन लोगों के लिए बस एक लाइन है कि जब जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, जब किसी अपने ने कहा था हुनर नहीं है तुम में, तो आज गैरों से गहलवा दिया कि होनहार हो तुम। इतनी खूबसूरती से तुमने दिल तोड़ा था मेरा कि आज मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। चलो बहुत अच्छी बात है। आपने जिसे भी ये मैसेज पहुंचाना चाहा, मैं चाहूँगा कि सब मोटिवेशन के रूप में इसको लें। बच्चे जो हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं नोट सेट की, मैं चाहता हूँ कि वो भी पॉजिटिव रहें और वो भी ऐसे रेडी रहें नेक्स्ट जो भी नोट सेट जो है हमारा नोट सेट 11 उसमें अच्छी रैंक लेके आएँ और वो भी एक अच्छी जो पोइम है वो रेडी करें और हमें नेक्स्ट जो इंटरव्यू में हम उनसे मिल पाएँ। एंड लास्ट में सीखा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। जस्ट क्वेश्चन तो क्या है कि आप अगर अपनी जो सक्सेस है वो किसी भी अगर डेडिकेट करना चाहते हो अपने अपनी सिस्टर, अपने माता पिता, दोस्त, जिनका भी आप नाम लेना चाहो तो यू कैन। सर ये जो के लिए 3 लोग हैं मेरी लाइफ में, मेरी मम्मी, मेरी बड़ी बहन और मेरी छोटी बहन। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लोग रहे हैं जिन्होंने मुझे हमेशा से मोटिवेट किया है, चाहे मेरा कोई भी टाइम आया हो। मैं चाहे किसी ने मेरे को कुछ भी कहा हो, इन लोगों ने हमेशा बोला कि तेरा हो जाएगा सिलेक्शन, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो इन लोगों की डेडिकेट करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच शिखा। आपके साथ जो इंटरव्यू है बहुत अच्छा रहा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप बहुत आगे जाओ अपनी लाइफ के अंदर, सारी जो सक्सेस है वो अचीव करो आप और भी आगे बढ़ो। एंड मैं ये भी चाहूँगा कि बच्चे जो हैं वो इस इंटरव्यू से काफ़ी चीज़ें सीखें और इन सभी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके नेक्स्ट नोट सेट के इंटरव्यू में हमसे मिलें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।